अब हम लोग अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में बोला गया है कि ए बी जो है एक यूनिफॉर्म रॉड है और इस यूनिफॉर्म रॉड का जो मास है वह m है और लेंथ जो है वह l है। क्लियर है? ठीक। और इस यूनिफॉर्म रॉड का यह जो ए इंड है, ए इंड को हिंज कर दिया गया है। क्लियर है? और यह बोला गया है कि यह रॉड वर्टिकल प्लेन में रोटेट करने के लिए फ्री है उस एक्सिस के अबाउट जो एक्सिस इस पॉइंट ए से होके गुजर रहा है। और उस एक्सिस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है कि वह एक्सिस स्मूथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। क्लियर है? ठीक है। यानी कि सिचुएशन कुछ इस तरीके से दिया गया है। बोला गया है कि यह एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है। क्लियर है? ठीक है। और यह जो रॉड है, यह रॉड इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कर रहा है। क्लियर है? ठीक है। और कोई एक्सिस जो है वह एक्सिस इस रॉड के इस इंड को यदि हम लोग ए बोल दे तो इस ए इंड से होकर गुजर रहा है और यह जो रॉड जिस प्लेन में है, यह रॉड जिस प्लेन में है उसी प्लेन में यह एक्सिस भी लाई कर रहा है। क्लियर है? ठीक। और यह बोला गया कि यह जो एक्सिस है यह एक्सिस स्मूथ है। क्लियर है? ठीक है। साथ ही साथ एक और इंफॉर्मेशन दी गई है कि यह रॉड को जब रिलीज किया जाता है तो यह रॉड इस वर्टिकल प्लेन में रोटेट करने के लिए फ्री है। किस एक्सिस के अबाउट? इस स्मूथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट। क्लियर है? इस रॉड को इस पोजीशन से रिलीज किया जाता है तो यह रॉड कुछ इस तरीके से रोटेट करना चालू कर देता है। क्लियर है? ठीक है। तो हमसे अब पूछा गया है कि जब इस रॉड को इस कंडीशन से रिलीज करते हैं, इस वर्टिकल प्लेन में रोटेट करता है और रोटेट करने के क्रम में जब यह रॉड अपने इनिशियल कंडीशन से यानी कि इस कंडीशन से जब इस कंडीशन में आ जाता है, यानी कि इस समय इस कंडीशन में, यानी कि जिस समय यह रॉड अपने इनिशियल कंडीशन से थीटा एंगल पे रोटेट हो गया होता है तो इस कंडीशन में इस इंस्टेंट पे इस रॉड के पास कितना एंगुलर वेलोसिटी होगा उसे कैलकुलेट कीजिए। साथ ही साथ इसके सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा उसे कैलकुलेट कीजिए। साथ ही साथ इस इंड का जो एक्सेलरेशन होगा उसे कैलकुलेट कीजिए और इस इंस्टेंट पे हिंज द्वारा इस समय जो यहाँ पे हिंज फोर्स लग रहा होगा उस हिंज फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। क्लियर है? ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हम इस रॉड को इस कंडीशन से रिलीज करेंगे तो यह रॉड इस एक्सिस के अबाउट वर्टिकल प्लेन में रोटेट करना चालू कर देगा। क्लियर है? तो रोटेट करने के क्रम में जब यह रॉड अपने इस इनिशियल कंडीशन से, यह रॉड का कौन सा कंडीशन है? इनिशियल कंडीशन है। इस इनिशियल कंडीशन से थीटा एंगल रोटेट कर जा रहा है तो इस कंडीशन में हमें क्या कैलकुलेट करना है? एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट करना है। क्लियर है? ठीक है। तो इस इंस्टेंट पे इस रॉड के एंगुलर एक्सेलरेशन के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मान लेते हैं कि इस इंस्टेंट पे इस रॉड का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वह एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। क्लियर है? ठीक है। साथ ही साथ जब हम लोग इस इंस्टेंट पे इस रॉड पे लगने वाले फोर्सेस को दर्शाएंगे तो हम लोग पाएंगे कि इस रॉड के सेंटर ऑफ मास पे, मान लेते हैं कि यहाँ पे इस रॉड का सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस सेंटर ऑफ मास पे इस रॉड का वेट जो होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा और वह वेट कितना होगा? mg होगा। क्लियर है? ठीक है। और इस समय इस इंस्टेंट पे भी इस हिंज द्वारा एक फोर्स लगाया जा रहा होगा और उस फोर्स का हमें एग्जैक्ट डायरेक्शन तो पता नहीं है, तो उस हिंज फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए तो हम लोग करते क्या है, उस हिंज फोर्स के एक कंपोनेंट को इस रॉड के लेंथ के एलोंग मान लेते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं h। क्लियर है? और उस हिंज फोर्स के दूसरा कंपोनेंट को हम लोग इस रॉड के लेंथ पर परपेंडिकुलर मान लेते हैं और उसे हम लोग बोलते हैं v। क्लियर है? ठीक है। यानी कि यह मेरा इस कंडीशन में जो रॉड है, इस कंडीशन में इस रॉड पे यहाँ पे जो हिंज फोर्स लग रहा होगा उस हिंज फोर्स के एक कंपोनेंट को रॉड के लेंथ के एलोंग मान लिए और उसे हम लोग क्या बोल दिए? h बोल दिए। और दूसरा कंपोनेंट को इस रॉड के लेंथ पर परपेंडिकुलर मान लिए कुछ इस डायरेक्शन में और उसे हम लोग क्या बोल दिए? v बोल दिए। क्लियर है? ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग यह कह सकते हैं कि इस इंस्टेंट पे इस रॉड पे यह mg लगेगा, हिंज फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे लगेगा और हिंज फोर्स का यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट लगेगा। इसके अतिरिक्त इस इंस्टेंट पे इस रॉड पे कोई दूसरा फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर है? ठीक। इस इंस्टेंट पे एंगुलर एक्सेलरेशन के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग किस फॉर्मूला का यूज करेंगे? टाउ इक्वल टू आई अल्फा का यूज करेंगे। क्लियर है? ठीक है। ठीक। तो इस फॉर्मूला का यूज करते समय हम लोगों को क्या ध्यान में रखना होता है? हम लोगों को यह ध्यान में रखना होता है कि जिस एक्सिस के अबाउट हम लोग टॉर्क लिखेंगे उसी एक्सिस के अबाउट हम लोग क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोगों ने ए बोला है। क्लियर है?
और इस पॉइंट को हम लोगों ने क्या बोला है, बी बोला है। क्लियर। तो इस इंस्टेंट पे हम लोग इस ए पॉइंट से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखते हैं। तो इस इंस्टेंट पे इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे वह इसी ए पॉइंट से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट लिखेंगे। तो इस ए पॉइंट से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क है उसे यदि हम लोग टाउ ए बोल दे तो टाउ ए बराबर क्या हो जाएगा, इस ए पॉइंट से गुजरने वाले इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई ए बोल दे तो टाउ ए बराबर क्या लिखेंगे, आई ए इंटू अल्फा लिखेंगे। क्लियर है। अब हम लोग इस रॉड पर इस एक्सिस के अबाउट लगने वाला नेट टॉर्क लिखते हैं। क्लियर है। ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट इस एच फोर्स का जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, 0 होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0 प्लस इस एक्सिस के अबाउट इस भी फोर्स का जो टॉर्क होगा वह भी कितना होगा, 0 होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0 प्लस अब हमारे पास कौन सा फोर्स बचा, यह mg बचा। तो इस mg का इस एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, तो mg का जो लाइन ऑफ एक्शन है वह कौन सा लाइन ऑफ एक्शन होगा, ये लाइन ऑफ एक्शन होगा। क्लियर है। ठीक। और इस लाइन ऑफ एक्शन पे इस एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वह कौन सा डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा। और यह डिस्टेंस होगा कितना, तो हम लोगों को यह पता है कि यह जो पॉइंट होता है, यह जो सेंटर ऑफ मास होता है, यह सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, यूनिफॉर्म रॉड के ठीक मिड पॉइंट पर लाई करता है। क्लियर है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि यह जो डिस्टेंस होगा यहां से लेके यहां तक का यह जो डिस्टेंस होगा वह कितना होगा, L/2 होगा। क्यों, क्योंकि इस रॉड का जो लेंथ दिया गया है वह L दिया गया है। क्लियर है। तो यह पॉइंट मिड पॉइंट है तो यह डिस्टेंस L/2 हो जाएगा। क्लियर है। ठीक। तो जब यह डिस्टेंस L/2 हो गया और यह एंगल हमारे पास थीटा दिया गया तो यह लेंथ हमें कितना मिल जाएगा, L/2 cos थीटा मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट इस mg का जो टॉर्क होगा वह कितना हो जाएगा, mg इंटू mg के लाइन ऑफ एक्शन पे इस एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वह यह डिस्टेंस है और वह है कितना, L/2 cos थीटा है। इंटू क्या लिख देंगे, L/2 cos थीटा लिख देंगे। क्लियर है। ठीक है। और इस टॉर्क का जो सेंस होगा वह किस सेंस में होगा, तो यहां पे हम लोग अपना कलम रखेंगे और mg किधर है, नीचे है, नीचे की रोटेट करा देंगे। तो किस सेंस में रोटेट कर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर जाएगा। तो सेंस हम लोग लिख देंगे एंटी क्लॉकवाइज सेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह कितना होता है, mL²/3 होता है। क्लियर है। ठीक है। तो mL²/3 इंटू इस इंस्टेंट पे इस रॉड का जो एंगुलर एक्सीलरेशन हम लोगों ने माना है वो कितना माना है, अल्फा माना है। इंटू क्या लिख देंगे, अल्फा लिख देंगे। क्लियर है। ठीक। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और अल्फा का वैल्यू हमें मिल जाएगा। क्लियर है। तो सॉल्व करते हैं। तो अल्फा बराबर हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, mg/L/2 cos थीटा अपॉन mL²/3। तो यहां से m कैंसिल आउट हो जाएगा, यह l इस स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा। तो फाइनली हमें अल्फा बराबर क्या मिल जाएगा, 3g cos थीटा अपॉन 2l मिल जाएगा। क्लियर है। क्लियर है। इस तरीके से हम लोग यह कह सकते हैं कि जिस इंस्टेंट पे यह रॉड अपने इनिशियल कंडीशन से इस कंडीशन में आता है, यानी कि थीटा एंगल रोटेट हो जाता है, तो उस कंडीशन में इस रॉड के पास जो एंगुलर एक्सीलरेशन होगा वह कितना होगा, 3g cos थीटा अपॉन 2l होगा। क्लियर है। ठीक। अल्फा बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 3g cos थीटा अपॉन 2l मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक। तो अब हम लोग सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी के वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है। तो जब इस रॉड को इस कंडीशन से रिलीज किया जाता है तो यह रॉड इस वर्टिकल प्लेन में रोटेट करता हुआ जब थीटा एंगल बना लेता है अपने इनिशियल कंडीशन से, तो इस इंस्टेंट पे इस रॉड के पास जो एंगुलर वेलोसिटी डेवलप हो जा रहा है उस एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर है। तो मान लेते हैं कि जब यह रॉड अपने इस इनिशियल कंडीशन से रोटेट करता हुआ जब यह थीटा एंगल पे आ जाता है तो इस इंस्टेंट पे इस रॉड के पास जो एंगुलर वेलोसिटी डेवलप हो जा रहा है वह मान लेते हैं कि ओमेगा है। तो हमें इस ओमेगा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्लियर है। ठीक है। तो इस ओमेगा के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इनिशियल कंडीशन देखते हैं। यह मेरा कौन सा कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन है। और इस कंडीशन को हम लोग कौन सा कंडीशन मान लेते हैं, फाइनल कंडीशन मान लेते हैं। क्लियर है। ठीक है। तो जब हम लोग इनिशियल कंडीशन में देखेंगे तो इनिशियल कंडीशन में इस रॉड के सेंटर ऑफ मास पर एक वेट लगेगा जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और वह वेट होगा कितना, mg होगा। क्लियर है। ठीक। और इस इनिशियल कंडीशन में इस हिंज द्वारा इस रॉड पर एक हिंज फोर्स लगाया जा रहा होगा और उस हिंज फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वह मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में है। इस इनिशियल कंडीशन में जो हिंज फोर्स लग रहा है उस हिंज फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वह इस रॉड के लेंथ के अलोंग है और उस कंपोनेंट को हम लोग बोल दे रहे हैं h। और उस हिंज फोर्स का एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो इस रॉड के लेंथ पर क्या लग रहा होगा, परपेंडिकुलर लग रहा होगा और उस कंपोनेंट को बोल देते हैं v। क्लियर है। ठीक।
तो हम लोग यह देख रहे हैं कि यह जो पॉइंट है, यह पॉइंट मेरा कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है। यह जो पॉइंट है, यह पॉइंट इस इनिशियल कंडीशन से जब यह रॉड फाइनल कंडीशन में आ जा रहा है तो यह पॉइंट डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। क्लियर है? जब ए पॉइंट डिस्प्लेस नहीं होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह वी का जो वर्क डन होगा और यह जो एच का वर्क डन होगा वह कितना होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है तो इस वी का जो वर्क डन होगा वह कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है? और यह एच का जो वर्क डन होगा वह भी कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है? ठीक है। यह जो सेंटर ऑफ मास है, यह सेंटर ऑफ मास जो है वह सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता हुआ वह कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? ठीक। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यह जो सेंटर ऑफ मास है, यह सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस कर गया। और वह कितना डिस्प्लेस कर जाएगा, यह लेंथ डिस्प्लेस कर जाएगा। यह जो लेंथ होगा इतना लेंथ नीचे आ जाएगा। क्लियर है? जब यह मेरा इनिशियल कंडीशन है तो यह इनिशियल कंडीशन से यह सेंटर ऑफ मास नीचे कितना आ गया, इतना नीचे आ गया। और यह लेंथ होगा कितना, जब यह एंगल थीटा है और चूंकि यह रॉड यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ठीक इसके सेंटर पे होगा। यानी कि यह जो लेंथ होगा, यह लेंथ कितना होगा, L/2 होगा। क्लियर है? ठीक। तो यह जो लेंथ आएगा, यह लेंथ कितना आ जाएगा, L/2 साइन थीटा आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यह कह सकते हैं कि जब यह रॉड इस इनिशियल कंडीशन से इस फाइनल कंडीशन में आता है तो यह जो सेंटर ऑफ मास है, यह सेंटर ऑफ मास अपने इनिशियल कंडीशन से वर्टिकली कितना नीचे डिस्प्लेस हो जाता है, L/2 साइन थीटा डिस्प्लेस हो जाता है। क्लियर है? तो इस प्रकार हम लोग यह कह सकते हैं कि इस सेंटर ऑफ मास को इस इनिशियल कंडीशन से इस फाइनल कंडीशन में डिस्प्लेस करने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, यह वेट रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है? ठीक है। तो यह कहा जा सकता है कि इस वेट ने इस रॉड पे वर्क किया है। क्लियर है? तो इस प्रकार इस इंस्टेंट पे रॉड के एंगुलर वेलोसिटी यानी इस ओमेगा के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग किस प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? ठीक है। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हिंज फोर्स का यह जो वर्टिकल कंपोनेंट है वह कितना वर्क कर रहा है, 0 वर्क कर रहा है। क्लियर है? प्लस हिंज फोर्स का यह जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यह भी कितना वर्क कर रहा है, 0 वर्क कर रहा है। प्लस तो अब हमारे पास कौन सा फोर्स बच गया, यह mg बच गया। तो अब हम लोग इस mg का वर्क डन लिखते हैं। तो यह mg का वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा होता है, जहाँ थीटा क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि mg का जो डायरेक्शन है वही किसका डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वर्क डन बाई mg जो होगा वह कितना हो जाएगा, mg इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो इस mg का जो वर्क डन होगा वह कितना हो जाएगा, mg इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना है, L/2 साइन थीटा है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, L/2 साइन थीटा बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? ठीक। अब काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना हुआ उसे कैलकुलेट करते हैं। तो यह मेरा कौन सा कंडीशन था, इनिशियल कंडीशन था। इनिशियल कंडीशन से ही ना इस रॉड को रिलीज किया जा रहा है। क्लियर है? तो जैसे ही इस रॉड को रिलीज करेंगे वैसे ही इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वह कितना होगा, 0 होगा। यानी इनिशियल इस रॉड का एंगुलर वेलोसिटी कितना है, 0 है। क्लियर है? तो इनिशियल इस रॉड का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वह कितना आ जाएगा, हाफ आई 0 का स्क्वायर। क्लियर है? यानी कि कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक। और जब यह रॉड इस इनिशियल कंडीशन से रोटेट करते हुए इस फाइनल कंडीशन में आता है तो इस समय इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वह कितना हो जा रहा है, ओमेगा हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में इसका जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। और आई किस एक्सिस के अबाउट लिखेंगे, तो उस एक्सिस के अबाउट लिखेंगे जिस एक्सिस के अबाउट यह रोटेट कर रहा है। तो यह रॉड किस एक्सिस के अबाउट रोटेट किया है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट किया है। तो यह रॉड किस एक्सिस के अबाउट रोटेट किया है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट किया है। तो इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, mL²/3 होता है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, हाफ mL²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यह हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, mL²/6 इंटू ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है। यानी कि इस इंस्टेंट पे इस रॉड का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वह कितना होगा, mL² ओमेगा स्क्वायर 6 होगा। क्लियर है? ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लिखेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितना है, mL²/6 इंटू ओमेगा स्क्वायर है। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितना है, 0 है। तो माइनस क्या लिख देंगे, 0। क्लियर है? ठीक। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ओमेगा हमें आसानी से मिल जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, mgl साइन थीटा अपॉन 2 इंटू mL²/6 ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, यह l इस स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा, यह 2
इस 6 को 3 टाइम्स कैंसिल आउट कर देगा, तो ओमेगा बराबर फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, 3g साइन थीटा अपॉन एल मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। यानी कि इस इंस्टेंट पे इस रॉड का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वह कितना होगा, √3g साइन थीटा अपॉन एल होगा। क्लियर है। तो अब हम लोग सी पार्ट सॉल्व करते हैं, एस्केलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो जैसा कि कंडीशन में हमें यह बोला गया है कि जब इस रॉड को रिलीज किया जाता है तो यह रॉड इस एक्सिस के अबाउट वर्टिकल प्लेन में रोटेट करते हुए जब अब थीटा एंगल पे आ जाता है तो उस इंस्टेंट पे इस रॉड के सेंटर ऑफ मास का जो एस्केलेशन होगा उसे हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। क्लियर है, ठीक। तो जैसा कि हम लोग यह जानते हैं कि जब कोई भी सिस्टम रोटेट करता है तो उस सिस्टम पर स्थित सभी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रोटेट करते हैं, जिनका सेंटर कहाँ लाई करता है, एक्सिस पे लाई करता है। क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग यह बोल सकते हैं कि जब यह रॉड अपने इस इनिशियल कंडीशन से रोटेट करना चालू करेगा तो इस रॉड पे एग्जिस्ट करने वाला हर एक पार्टिकल, यानी कि हम यह कह सकते हैं कि इस रॉड पे एग्जिस्ट करने वाला यह सेंटर ऑफ मास जो होगा वह सेंटर ऑफ मास भी सर्कुलर पाथ पे रोटेट करना चालू करेगा। क्लियर है। तो वह किस सर्कुलर पाथ पे रोटेट करना चालू करता है, मान लेते हैं वह इस सर्कुलर पाथ पे रोटेट करना चालू करता है। क्लियर है। तो इस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर होगा वह कहाँ लाई करेगा, इस पॉइंट पे लाई करेगा, और यह मेरा कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है। क्लियर है, ठीक। और इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा वह कौन सा लेंथ होगा, ये लेंथ होगा, और यह लेंथ होगा कितना, L/2 होगा। क्लियर है, ठीक है। और हम लोग सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट से यह जानते हैं कि जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उस पार्टिकल पर दो तरीके के एक्सीलरेशन इफेक्टिव होते हैं, एक टेंजेंट के डायरेक्शन में जिसे हम लोग टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहते हैं, और दूसरा सेंटर के डायरेक्शन में रेडियस के लॉन्ग लगता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल एक्सीलरेशन बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि चूंकि यह सेंटर ऑफ मास भी सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है तो इस सेंटर ऑफ मास का भी इस इंस्टेंट पे दो तरीके के एक्सीलरेशन होंगे। एक, इस सर्कुलर पाथ पर टेंजेंट के लॉन्ग लगेगा जो इस रॉड के लेंथ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर भी होगा, और उस एक्सीलरेशन को बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और उसे हम लोग AT से रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरा जो होगा वह इस सेंटर के डायरेक्शन में लगेगा, इस रेडियस के लॉन्ग, यानी कि वह किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, और उस एक्सीलरेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, रेडियल एक्सीलरेशन, और उसे हम लोग किसी से इंडिकेट करते हैं, AR से इंडिकेट करते हैं। क्लियर है, ठीक है। और हम लोग यह जानते हैं कि AT का जो फॉर्मूला होता है वो होता कितना है, R इंटू अल्फा होता है। क्लियर है, ठीक। R हमें पता है, R हमारे पास इस कंडीशन में कितना दिया गया, L/2 दिया गया है, तो R की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, L/2 लिख देंगे। अल्फा हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था फर्स्ट केस में, और फर्स्ट केस में हम लोगों ने इस इंस्टेंट पे इस रॉड का एंगुलर एक्सीलरेशन यानी अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया था, और वह था कितना हमारे पास, 3g cos थीटा अपॉन 2l था। क्लियर है। तो यहाँ हम लोग अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे, 3g cos थीटा अपॉन 2l लिखेंगे। क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यह l से यह l कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें मिलेगा कितना, 3g cos थीटा अपॉन 4 मिल जाएगा। क्लियर है। यानी कि इस डायरेक्शन में, इस टेंजेंट के डायरेक्शन में, यानी कि इस रॉड के लेंथ पर परपेंडिकुलर जो एक्सीलरेशन होगा वह कितना होगा, 3g cos थीटा अपॉन 4 होगा। क्लियर, ठीक। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इस रेडियल एक्सीलरेशन के वैल्यू को। तो यह जो रेडियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है वह कितना होता है, ω² इंटू R होता है। क्लियर है, ठीक है। और इस इंस्टेंट पे हम लोगों ने ओमेगा के वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है, तो इस इंस्टेंट पे ओमेगा जो होता है वह कितना होता है, √3g साइन थीटा अपॉन L होता है। क्लियर है। तो ω² कितना मिल जाएगा हमें, 3g साइन थीटा अपॉन L मिल जाएगा। क्लियर है। और R हमारे पास कितना है, R हमारे पास है L/2, तो इंटू क्या लिख देंगे, L/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, 3g साइन थीटा अपॉन 2 मिल जाएगा। क्लियर है, AR का वैल्यू। क्लियर है, ठीक है। यानी कि इस इंस्टेंट पे इस सेंटर के पास जो रेडियल डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है वह कितना है, इतना है, और इस टेंजेंट के लॉन्ग यानी कि इस रॉड के लेंथ पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है वह कितना है, इतना है। क्लियर है, ठीक। हमें इस इंस्टेंट पे इस सेंटर ऑफ मास का नेट एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है, तो जो नेट एक्सीलरेशन होगा वह इस डायरेक्शन में होगा, और उसको यदि हम लोग A बोल दे तो A बराबर हमारे पास कितना मिल जाएगा, √AR² प्लस AT का स्क्वायर। क्लियर है, ठीक। तो AR हमारे पास कितना है, 3g साइन थीटा अपॉन 2 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3g साइन थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस AT हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, वह हमारे पास कितना है, 3g cos थीटा अपॉन 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो A का वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा। क्लियर है। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो 3g अपॉन 2 को बाहर कर देंगे तो अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा का स्क्वायर बचेगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बचेगा,
और यहाँ क्या बचेगा प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 बचेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो जब इसको और हम लोग सॉल्व करेंगे, इधर लिख देते हैं, जब इसको तो a बराबर हमें फाइनली क्या मिल जाएगा 3g अपॉन 4 और रूट अंडर इंटू रूट अंडर 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो इस इंस्टेंट पे इस रॉड का जो नेट एक्सेलरेशन होगा वह कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग अगला पार्ट सॉल्व करते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी, यानी कि इस बी पॉइंट का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं इस इंस्टेंट पे। क्लियर है, ठीक है। चूंकि यह रॉड इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो हम लोग यह बोल सकते हैं कि रॉड का यह पॉइंट यानी कि बी पॉइंट भी क्या कर रहा होगा, सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा होगा, जिसका सेंटर कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। क्लियर है, ठीक है। तो यह बी पॉइंट जो होगा वो हम मान लेते हैं कि इस सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है। क्लियर है, ठीक। और मान लेते हैं कि इस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है वह कहाँ होगा, इस पॉइंट पे होगा, इस ए पॉइंट पे ही होगा। क्लियर है, ठीक है। क्योंकि जब यह पॉइंट, यह बी पॉइंट सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, तो इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा वह कितना हो जाएगा, इस केस में इस रॉड के लेंथ के इक्वल हो जाएगा। और रॉड का लेंथ कितना दिया गया है, एल दिया गया है, यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चूंकि यह बी पॉइंट इस इंस्टेंट पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस बी पॉइंट पर दो तरीके के एक्सेलरेशन लग रहे होंगे, एक टेंजेंट के डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में। क्लियर है, ठीक, जिसे हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं और उसे हम लोग एटी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, ठीक है। और यह जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वह इस रॉड के पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर, ठीक। और दूसरा जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा वह किधर लग रहा होगा, इस सेंटर के डायरेक्शन में लग रहा होगा, रेडियस के लॉन्ग, यानी कि इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। क्लियर है, ठीक है। और इस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, और इसे ए आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, ठीक है। और एटी का जो फॉर्मूला जानते हैं वो हम लोग क्या जानते हैं, आर इंटू अल्फा जानते हैं। क्लियर है, ठीक है। यह बी पॉइंट जिस सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वह कौन सा रेडियस है, ये रेडियस है, यानी कि यह रेडियस क्या है, ए बी के लेंथ के इक्वल है। और ए बी का लेंथ कितना हम लोगों के पास है, एल है, तो आर की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, एल लिख देंगे। क्लियर है, ठीक है। और इस इंस्टेंट पे हम लोगों ने अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है, और वह अल्फा है हमारे पास कितना, 3g cos थीटा अपॉन 2l है। तो अल्फा की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 3g cos थीटा अपॉन 2l लिख देंगे। तो यह एल को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमें 80 बराबर फाइनली क्या मिल जाएगा, 3g cos थीटा अपॉन 2 मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक। अब हम लोग इस ए आर के वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो ए आर बराबर हम लोग क्या जानते हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर जानते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो इस इंस्टेंट पे इस रॉड का जो एंगुलर वेलोसिटी होता है उसे भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए हैं, और वह कितना होता है, रूट अंडर 3g साइन थीटा अपॉन एल होता है। क्लियर है। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 3g साइन थीटा अपॉन एल लिख देंगे। क्लियर है, इंटू आर। इस समय जो आर होगा वह कितना होगा, रॉड के लेंथ के इक्वल होगा, और रॉड का लेंथ हमारे पास कितना है, एल है, तो इंटू क्या लिख देंगे, एल लिख देंगे। क्लियर है। तो यह एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए आर बराबर हमें फाइनली कितना मिल जाएगा, 3g साइन थीटा मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक। यानी कि इस इंस्टेंट पे टेंजेंट के डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन लग रहा है, यानी कि 80 हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है, ठीक। और इस इंस्टेंट पे जो सेंटर के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, यानी कि ए आर, और उस ए आर के वैल्यू को भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इस इंस्टेंट पे इस बी पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा, नेट एक्सेलरेशन, उसे यदि हम लोग ए बोल दे, तो ए बराबर इस केस में हमें कितना आ जाएगा, रूट अंडर 80 का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर हम लोग लिखेंगे। क्लियर है। और 80 हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, वह कितना है, 3g cos थीटा अपॉन 2 है। हम लोग क्या लिखेंगे, 3g cos थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस ए आर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, वह कितना है हमारे पास, 3g साइन थीटा का हम लोग क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है। तो बस इसको अब हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमें ए का वैल्यू मिल जाएगा, और ए का वैल्यू हमें मिलेगा कितना, तो यहाँ से 3g कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो 3g को हम लोग बाहर कर देते हैं, तो अंदर बचेगा कितना, cos स्क्वायर थीटा अपॉन 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। यानी कि हम लोग 2 को भी बाहर कर देंगे तो अंदर कितना बचेगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बचेगा। क्लियर है। यानी कि इस बी पॉइंट का जो इस इंस्टेंट पे नेट एक्सेलरेशन होगा वह कितना होगा, कुछ इतना होगा, और यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग इस इंस्टेंट पे इस समय हिंज द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा होगा, उस हिंज फोर्स के वैल्यू को कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड है। क्लियर है। तो इस इंस्टेंट पे इस हिंज द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है, उस
हिंज फोर्स के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए उस हिंज फोर्स के एक कंपोनेंट को इस रॉड के लेंथ के अलोंग मान लेते हैं और उस कंपोनेंट को बोल देते हैं एच। क्लियर है। साथ ही साथ इस इंस्टेंट पे इस हिंज द्वारा जो हिंज फोर्स लगाया जा रहा है उस हिंज फोर्स के दूसरे कंपोनेंट को हम लोग इस रॉड के लेंथ पर परपेंडिकुलर मान लेते हैं कुछ इस डायरेक्शन में। क्लियर है। और उस कंपोनेंट को बोल देते हैं भी। क्लियर है। ठीक। और इस इंस्टेंट पे मान लेते हैं कि इस रॉड का यह सेंटर ऑफ मास है, तो इस सेंटर ऑफ मास का जो mg होगा वह वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। क्लियर है। क्योंकि जब इस रॉड को हमने इस इनिशियल कंडीशन से रिलीज किया है तो यह रॉड इस एक्सिस के अबाउट इस वर्टिकल प्लेन में रोटेट करता हुआ जब एंगल थीटा बना दे रहा है, क्लियर है, तो उस इंस्टेंट पे इस सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होता है वह कितना होता है उसे हम लोगों ने पहले कैलकुलेट कर लिया है। क्लियर है। ठीक है। और उसे हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया, तो यह जो सेंटर ऑफ मास होता है वह किस पाथ पे रोटेट करता है, सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता है। क्लियर है। कुछ इस पाथ पे रोटेट करता है और इस इंस्टेंट पे इस सेंटर ऑफ मास पर एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगता है जिसे हम लोग AT बोलते हैं, और दूसरा जो होता है इस सेंटर के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, AR बोलते हैं। क्लियर है। ठीक है। और AT का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, R इंटू अल्फा से कैलकुलेट करते हैं। R इस केस में कितना हो जाएगा, यह लेंथ हो जाएगा और यह लेंथ होगा कितना, L/2 होगा। क्लियर है। ठीक। और अल्फा हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था, वह कितना था, 3g cos थीटा अपॉन 12 था। तो अल्फा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3g cos थीटा अपॉन 12 लिखेंगे। यहाँ से L कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 3g cos थीटा अपॉन 4 मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक। और यह जो AR है इस AR को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू R के फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। ओमेगा इस इंस्टेंट पे इस रॉड का कितना होता है, √3g sin थीटा अपॉन L होता है। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 3g sin थीटा अपॉन L लिख देंगे इंटू R। R क्या हो जाएगा, यह लेंथ हो जाएगा। यह लेंथ कितना है हमारे पास, L/2 है। क्यों, क्योंकि यह जो लेंथ होगा इस पूरे लेंथ का हाफ होगा। क्यों, क्योंकि यह जो सेंटर ऑफ मास होता है यूनिफॉर्म रॉड के केस में कहाँ लाई करता है, ठीक उसके मिड पॉइंट पे लाई करता है। क्लियर है। ठीक है। तो इस तरीके से AR का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, 3g sin थीटा अपॉन 2 मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस इंस्टेंट पे इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा उस सेंटर ऑफ मास पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन लगेगा वह कितना लगेगा, 3g cos थीटा अपॉन 4 लगेगा। और रेडियल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन लगेगा वह कितना लगेगा, 3g sin थीटा अपॉन 2 लगेगा। क्लियर है। ठीक है। और यह जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वह क्या होगा, इस रॉड के लेंथ पर परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है। ठीक। तो इस इंस्टेंट पे इस हिंज द्वारा जो हिंज फोर्स लगाया जा रहा है उस हिंज फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को यानी कि H को और उस हिंज फोर्स के वर्टिकल कंपोनेंट को यानी कि V को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग किस फॉर्मूला का सहारा लेते हैं, Fnet बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का सहारा लेते हैं। क्लियर है। ठीक है। और इस फॉर्मूला को हम लोग किस किस डायरेक्शन में लगाते हैं, एक रॉड के लेंथ के अलोंग लगाते हैं, रॉड के लेंथ के अलोंग लगाते हैं, और दूसरा जो है रॉड के लेंथ पर परपेंडिकुलरली लगाते हैं। रॉड के लेंथ पर क्या लगाते हैं, परपेंडिकुलर लगाते हैं। क्लियर है। ठीक। तो जब रॉड के लेंथ के अलोंग हम लगाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि रॉड के लेंथ के अलोंग कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। एक फोर्स तो H लग रहा है। क्लियर है। और mg का एक कंपोनेंट लग रहा होगा रॉड के लेंथ के अलोंग कुछ इस डायरेक्शन में, और वह कंपोनेंट होगा कितना, तो जब यह एंगल थीटा है तो हम लोग यह बोल सकते हैं कि तो यह जो एंगल होगा यह एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। क्लियर है। ठीक है। तो mg का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वह कितना हो जाएगा, mg इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, जिसे हम लोग क्या लिखेंगे, mg इंटू साइन थीटा लिखेंगे। क्लियर है। यानी कि इस डायरेक्शन में mg का जो कंपोनेंट होगा वह कितना होगा, mg साइन थीटा होगा, और इस डायरेक्शन में जो mg का जो कंपोनेंट आएगा वह कितना आ जाएगा, वह कितना आ जाएगा, mg इंटू साइन 90 माइनस थीटा आएगा। क्लियर है। जिसे हम लोग क्या लिख देंगे, mg cos थीटा लिख देंगे। क्लियर है। ठीक है। यानी कि mg का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और एक कंपोनेंट इस टेंजेंट के लॉन्ग होगा। क्लियर है। और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, mg साइन थीटा आ जाएगा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, mg cos थीटा आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब हम लोग देख रहे हैं तो एक फोर्स क्या लग रहा है, H लगेगा, और दूसरा कौन सा फोर्स लगेगा, mg साइन थीटा लगेगा, जो किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, और H किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। क्लियर है। ठीक है। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। क्लियर है। ठीक है। तो जब हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, H माइनस mg साइन थीटा बराबर m इंटू AR लिखेंगे। क्लियर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, H माइनस mg साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, m इंटू AR लिखेंगे।
नेट फोर्स इजकल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, इधर h है इधर mg साइन थीटा है, तो h माइनस mg साइन थीटा हो जाएगा। मास इस रॉड का कितना है, m है, इंटू इस डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है वह कितना हमारे पास है, ar है। क्लियर है, ठीक है। तो m इंटू क्या लिख देंगे, ar लिख देंगे। क्लियर है, ठीक। और ar का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, वह कितना है 3g साइन थीटा अपॉन 2 है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, h माइनस mg साइन थीटा बराबर m इंटू ar। ar की जगह पे क्या लिख देंगे, 3g साइन थीटा अपॉन 2 लिख देंगे। क्लियर है, ठीक है। तो h हमें क्या मिल जाएगा फाइनली, 3 दू 5 mg साइन थीटा अपॉन 2 मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। यानी कि इस समय जो हिंज फोर्स लग रहा होगा उस हिंज फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वह कितना होगा, 5 mg साइन थीटा अपॉन 2 होगा। क्लियर है, क्या होगा h का वैल्यू 5 mg साइन थीटा अपॉन 2 होगा। क्लियर है, ठीक। अब हम लोग रॉड के लेंथ पर जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं उसके लिए फोर्स इक्वेशन लिखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस इंस्टेंट पे इस रॉड के लेंथ पर जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगने वाला फोर्सेस है वह एक फोर्सेस भी है और दूसरा कौन सा फोर्स है, इस mg का यह कंपोनेंट है। और यह कंपोनेंट कितना हमारे पास, mg cos थीटा है। क्लियर है, ठीक है। और यह v और mg cos थीटा दोनों किस डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है। तो इस रॉड पे वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाला जो टोटल फोर्स होगा वह कितना होगा, v प्लस mg cos थीटा होगा। हम लोग क्या लिखेंगे, v प्लस mg cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन में लगने वाला जो एक्सेलरेशन है वह कितना हमारे पास 80 है और 80 कितना है, इतना है। क्लियर है, और इस रॉड का मास कितना हमारे पास m है। तो नेट फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस डायरेक्शन में लगने वाला जो एक्सेलरेशन है वह कितना है, 80 है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, m इंटू 80 लिख देंगे। क्लियर है, और 80 हमारे पास कितना है, 3g cos थीटा अपॉन 4 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, v प्लस क्या लिखेंगे, mg cos थीटा बराबर m 80 की जगह पे क्या लिख देंगे, 3g cos थीटा अपॉन 4 लिख देंगे। क्लियर है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, v बराबर हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, 3mg cos थीटा अपॉन 4 माइनस mg cos थीटा। क्लियर है, तो v बराबर फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, माइनस mg cos थीटा अपॉन 4 मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो यह माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, माइनस साइन रिप्रेजेंट यह करेगा कि जो v का हमने डायरेक्शन माना है, यानी कि यह जो डायरेक्शन माना है इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रियली में यह v लग रहा होगा। क्लियर है, ठीक है। यानी कि एक्चुअली हिंज फोर्स का यह जो वर्टिकल कंपोनेंट v लग रहा होगा वह किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, वह इस डायरेक्शन के जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में लग रहा होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में एक्चुअली v लग रहा होगा। क्लियर है, ठीक है। और इस समय यह जो v लग रहा होगा, या v का जो वैल्यू होगा वह कितना लग रहा होगा, mg cos थीटा अपॉन 4 लग रहा होगा। यानी यह जो v मिलेगा हमें वह कितना मिलेगा, mg cos थीटा अपॉन 4 मिलेगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हिंज द्वारा फोर्स लगाया जा रहा होगा उस हिंज फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट h होगा वह कितना होगा, 5 mg साइन थीटा अपॉन 2 होगा, जो किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। क्लियर है, ठीक। और उस हिंज फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वह किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। क्लियर है, और वह होगा कितना, mg cos थीटा अपॉन 4 होगा। क्लियर है, ठीक। इस तरीके से हम लोगों ने इस समय हिंज द्वारा लगाए जाने वाले हिंज फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को और वर्टिकल कंपोनेंट को फाइनली हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर, ठीक। इस इंस्टेंट पे या इस कंडीशन में जो हिंज फोर्स लग रहा होगा वह कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। क्लियर है, और वह जो हिंज फोर्स होगा उसे यदि हम लोग HF बोल दे तो HF होगा कितना, तो HF जो होगा वह कितना होगा, HF जो होगा वह हो जाएगा रूट अंडर h² प्लस v² हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। h को हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, h हमारे पास कितना है, 5 mg साइन थीटा अपॉन 2 है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 5 mg साइन थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस v हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, वह हमारे पास कितना है, mg cos थीटा अपॉन 4 है। हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, mg cos थीटा अपॉन 4 का होल स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर है, ठीक। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें हिंज फोर्स कितना मिल जाएगा, तो यहाँ से mg बाई 2 कॉमन आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, mg बाई 2 को बाहर कर देंगे, अंदर बचेगा कितना, तो अंदर कितना बचेगा, 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर बचेगा, जिसे हम लोग कितना लिख देंगे, 25 साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, प्लस यहाँ कितना बचेगा, cos थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर बचेगा, जिसे हम लोग कितना लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा अपॉन 4 लिख सकते हैं। क्लियर है, ठीक। इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, mg अपॉन 4 मिल जाएगा, अंदर क्या मिलेगा, 100
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 + 99 साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। क्लियर है? यानी कि हिंज फोर्स का जो वैल्यू होगा इस समय वह कितना होगा, mg/4 √1 + 99 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि इस इंस्टेंट पे जो हिंज फोर्स लग रहा होगा उस हिंज फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वह तो इतना होगा। क्लियर है? ठीक। यदि हम लोग इस इंस्टेंट पे जो यह हिंज फोर्स लग रहा है इस हिंज फोर्स के डायरेक्शन को कैलकुलेट करना चाहे तो डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए मान लेते हैं कि यह एंगल बीटा है, तो tan बीटा हम लोग निकाल लेंगे तो आसानी से हमें डायरेक्शन मिल जाएगा। तो tan बीटा बराबर जो होगा वह कितना होगा, तो tan बीटा बराबर जो होगा वह कितना होगा, v/h होगा। tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, v/h हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? ठीक। अब हम लोग v का वैल्यू डाल देते हैं। v हमारे पास कितना, mg cos θ/4 है, तो क्या लिखेंगे, mg cos θ/4 इंटू h हमारे पास कितना है, 5 mg sin θ/2 है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 5 mg sin θ/2। तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो इस 2 से इस 4 को 2 टाइम्स कैंसिल आउट कर देंगे, यह mg कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें फाइनली कितना मिलेगा, cos बाई साइन cot थीटा हो गया अपॉन 5 दूनी 10। तो फाइनली हमें कितना मिल जाएगा, tan बीटा बराबर cot θ/10 मिल जाएगा। तो इस प्रकार बीटा बराबर हमें क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स cot θ/10 मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है। यानी कि यह जो हिंज फोर्स होगा वह हिंज फोर्स कितना डिग्री के एंगल पे लगेगा, tan इनवर्स cot θ/10 डिग्री के एंगल पे लगेगा, और उस हिंज फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वह कितना होगा, वह इतना होगा। क्लियर है? ठीक है। और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग हिंज फोर्स के वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? तो आपको यह ध्यान में रखना है कि हिंज फोर्स के वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर है?